गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम दो अति महत्वपूर्ण अर्थालंकारों पर चर्चा करेंगे, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अतिशोक्ति आपको जैसा कि पता है, जब हम किसी घटना को, किसी दृश्य को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर आपको पता है अतिशोक्ति अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ हम किसी प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण कर दें, प्रकृति के किसी अचेतन पदार्थ पर हम मानवीय चेतना का आरोपण कर दें, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो मैंने बड़े सिंपल से बिंदुओं से आपको ये दोनों अर्थालंकार समझाने का प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं इनको। देखिए, अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहे गए कथन को हम जो है अतिशोक्ति कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहे गए कथन को अतिशोक्ति कहा जाता है। तो परिभाषा क्या बनती है? जहां प्रस्तुत वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु का मतलब क्या होता है? जो चीज प्रेजेंट है, जो चीज आपके सामने है, उसका जब हम बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं तो वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं कहूँ ये मार्कर जो है 500 फीट लंबा है, तो आप ये देखिए प्रस्तुत वस्तु है, ये 500 फीट लंबा नहीं है, 1 फीट भी नहीं है ये, लेकिन मैं इसको कहूँ कि 500 फीट लंबा है, तो ये इस मार्कर का बढ़ा चढ़ा के वर्णन होगा। तो आप समझिए कि यही अलंकार होता है जब कविता के अंदर हम किसी दृश्य का, किसी घटना का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, तो वहाँ आपका अतिशोक्ति अलंकार होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल से देखिए, हनुमान जी की पूंछ को लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगी नहीं और लंका सारी जल गई। तो ये देखिए प्रस्तुत दृश्य कौन सा है? हनुमान जी का पूंछ के द्वारा लंका को जलाना, और उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया कि हनुमान जी की पूंछ को लग ना पाई आग, लंका सिगरी, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, और राक्षस सारे भाग गए। तो पूंछ में आग लगी नहीं, अभी हनुमान जी ने लंका जलाई नहीं और राक्षस सारे भाग गए। तो ये प्रस्तुत दृश्य का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो गया, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत अयोध्या जी का नाम है, प्राचीन नाम है। रामचंद्र जी यहाँ रहते थे, रामचंद्र जी का अयोध्या को उस समय साकेत कहते थे। तो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो प्रस्तुत वस्तु कौन सी है? साकेत नगरी। उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है कि वहाँ के भवन जो है इतने ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसा लगता है स्वर्ग को छू रहे हो, आकाश को छू रहे हो। तो ये देखिए प्रस्तुत वस्तु साकेत नगरी का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोच रहा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो प्रस्तुत वस्तु इसमें कौन सी है? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। तो आगे जब शत्रुओं से लड़ते हुए आगे बहुत चौड़ी नदी पड़ी, तो महाराणा प्रताप सोचने लगी इस नदी को कैसे पार करूं। इतने में जो है घोड़े चेतक ने जो है बहुत लंबी छलांग मारी और नदी के परले पार चला गया। तो इसमें प्रस्तुत वस्तु कौन सी हुई? चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, कोई भी घोड़ा इतना लंबा नहीं कूद सकता है जितना कि इसमें कविता की पंक्ति में बताया गया। तो प्रस्तुत दृश्य का जो है बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने के कारण यहाँ पर भी अतिशोक्ति अलंकार है। अगला देखिए, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। इसमें देखिए बढ़ा चढ़ा के वर्णन, रघुनायक मैंने श्री राम, सायक मैंने बाण। अभी श्री राम का बाण छूट भी ना पाया था, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, और रिपु ने जो है अपने प्राण ही छोड़ दिए, शत्रुओं ने अपने प्राण ही छोड़ दिए। अभी रामचंद्र जी ने बाण भी नहीं चलाया और इससे पहले ही शत्रुओं के प्राण निकल गए। ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो गया। अगला आप देखिए, यह शर इधर गांडीव, गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से उधर जयद्रथ का सिर छिन वैसे ही हुआ। गांडीव अर्जुन का धनुष था, तो अभी तक जो है उसने जयद्रथ को मारने के लिए गांडीव से धनुष छोड़ा ही था कि इतने में जो है उसके जयद्रथ के प्राण चले गए। यहाँ पे भी जो है प्रस्तुत वस्तु गांडीव से धनुष छूटने का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। आपको पता है जब धनुष छोड़ा जाता है तो जाने में भी समय लेता है, अभी वो पहुंचा वहां तक है नहीं, जयद्रथ को लगा भी नहीं है, इससे पहले उसका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। तो ये भी प्रस्तुत घटना का बढ़ा चढ़ा के वर्णन होने के कारण यहाँ पर भी अतिशोक्ति अलंकार है। अगला देखिए, खिली चांदनी बिखर गए, चांदी के मोती अंबर में।
तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो है अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार जो है, एक अलंकार और होता है रूप का अतिशोक्ति। रूप का अतिशोक्ति अलंकार हम उसको कहते हैं जिसमें उपमेय का लोप हो जाता है और केवल उपमान की ही व्याख्या की जाती है, उपमान का ही कथन किया जाता है और उपमान के अंदर ही जो है उपमेय का अर्थ कल्पित कर लिया जाता है, उपमेय को उसमें समझ लिया जाता है, उपमान को ही जो है उपमेय मान लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अलंकार समझाते वक्त बताया था, उपमेय वह होता है जिसकी हम तुलना करते हैं या जिसके बारे में बताते हैं। उपमान हम उसको कहते हैं जिसके साथ उस वस्तु की तुलना की जाती है। जैसे मैं चंद्रमुख कहूं तो मुख यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा जो है उपमान, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये अलंकार ये भी होता है रूप का अतिशोक्ति। आप इसको अतिशोक्ति अलंकार ही समझे, ये मैंने अलग से डिफाइन करने के लिए था कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कल को कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए रूप का अतिशोक्ति अलंकार कौन सा होता है। रूप का अतिशोक्ति भी अतिशोक्ति होता है, बस उसमें होता क्या है कि उपमेय का लोप हो जाता है और केवल उपमान की ही व्याख्या की जाती है, केवल उपमान के बारे में ही बताया जाता है और उपमान के अंदर ही जो है उपमेय का अर्थ निकाल लिया जाता है। इस कारण हम उसको रूप का अतिशोक्ति कहते हैं, होता वह भी अतिशोक्ति अलंकार है। तो खिली चांदनी बिखर गए चांदी के मोती अंबर में, तो चांदी के मोती अंबर में ये देखो बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो गया चांदनी का। अगला देखिए, झरने उछल उछल कर मोती उछालते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका झरने उछल उछल कर, झरने कौन सी चीज है, उपमेय, उपमेय का लोप हो गया, यहाँ पर केवल जो है इसी की व्याख्या की जा रही है, मोती उछालते हैं। तो ये आपका जो है बढ़ा चढ़ा के वर्णन होने के कारण जो है ये आपका अतिशोक्ति भी हो गया और रूप का अतिशोक्ति भी हो गया, क्योंकि इसमें उपमेय का लोप हो गया है। अगला देखिए, लग गई मोतियों से हरियाली, इसमें भी देखिए आपका अतिशोक्ति अलंकार है और इसमें रूप का अतिशोक्ति अलंकार भी है। इसमें जो है उपमेय का लोप हो गया है और केवल उपमान की ही व्याख्या की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अतिशोक्ति अलंकार हम उसको कहते हैं जिसमें अति कर दी जाए किसी वस्तु की, किसी घटना के बारे में वह चीजें बताई जाएं जो हमारे विश्वास से परे हों, बढ़ा चढ़ा के वर्णित की जाएं, अतिशय अत्यधिक कहा गया, जो अत्यधिक उसके बारे में ऐसा कथन कहा जाएगा जो हमारी सोच से परे होगा, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा, वहां पर आपका अतिशोक्ति अलंकार होगा। अब आइए आप मानवीकरण अलंकार पर, यह भी अर्थालंकारों में प्रमुख अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, काव्य में जहां प्रकृति के अचेतन पदार्थों पर मानवीय चेतना का आरोप कर दिया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यह एक पाश्चात्य अलंकार है, जो आपकी वेस्टर्न पोइट्री है उसके अंदर मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ था। वेस्टर्न पोइट्री से यह हिंदी पोइट्री के अंदर आया है मानवीकरण अलंकार। इसे आमतौर पर जो विदेशी भाषाओं के कवि हैं, खासतौर से यूरोप की भाषाओं के जो कवि हैं, शेक्सपियर का नाम आपने अंग्रेजी में सुना होगा, उन लोगों ने जो है अपने काव्य के अंदर मानवीकरण अलंकारों का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम इसको पाश्चात्य अलंकार कहते हैं और यह हिंदी में जो है वहीं से आया है। तो आप समझ गए मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जिसमें हम किसी आपका जो प्राकृतिक दृश्य होता है, कोई नेचुरल साइट होती है, कोई नेचुरल विजन होता है, उस पर हम मानवीय चेतना का आरोपण कर देते हैं, उसके हाव भाव, उसके गेस्चर्स ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे हम किसी मनुष्य के बारे में बता रहे हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, वह आवाज कमजोर कांपती हुई थी, आवाज का मानवीकरण कर दिया, कांपती हुई थी, कमजोर थी, ये मानवीय भाव है। मनुष्य कांपता है, मनुष्य कमजोर होता है। आवाज विजिबल नहीं है, आवाज हमें केवल सुनाई देती है, आवाज को दिखाई नहीं देती है। आवाज को हम नहीं कह सकते कमजोर है या ताकतवर है, तो उससे हमने कल्पना कर दी, उसमें मानवीय चेतना का आरोपण कर दिया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये देखिए मानवीय भाव का आरोपण है। मेघ आए बन ठन के संवर के, बन ठन के संवरना, ड्रेसअप होना, ये मानवीय भाव है। मनुष्य तैयार होकर के अपनी कोई प्रेजेंटेशन देता है, मनुष्य तैयार होकर कहीं जाता है विवाह समारोह के अंदर, मेघ नहीं जाते, लेकिन मेघ पर मानवीय चेतना का आरोपण कर दिया। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आकाश में जो बादल हैं, क्लाउडी जो आपके बादल दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बन ठन के आए हों, संवर के आए हों। कवि की अपनी अपनी कल्पना होती है, इसलिए कवि को हम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू कहते हैं। कवि अपने आप पे ब्रह्मा होता है, वो अपनी कविता को कैसे भी रच सकता है। अगला देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का,
हवा जो चलती है धीरे धीरे, कभी तेज चलती है, कभी आवाज आती है उसमें, कभी कम आवाज आती है, कभी तेज आवाज आती है, तो उसका भाव कैसा होगा? ऐसा लगता है जैसे वो संकुचित है, जैसे वो संकोच में है, उसको कोई हेजिटेशन है, कहीं वो शर्माई हुई है, कहीं वो सकुचाई हुई है। ये सारे के सारे मानवीय भाव हैं। जब किसी प्राकृतिक दृश्य पर इन मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो हवा जो चल रही है उस पर मानवीय आरोपण कर दिया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। ये देखिए संध्या, संध्या कहते हैं हम इवनिंग को, इवनिंग का मानवीकरण कर दिया गया, उसको एक सुंदरी बता दिया गया, उसको परी परी बता दिया गया, परी सी, परी के समान सुंदर बता दिया गया। सी लगने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार तो है ही, साथ ही साथ आपका मानवीकरण अलंकार भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे मानवीकरण अलंकार जो है उपमा अलंकार के भी उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं तुलना की जाएगी। तो यहाँ संध्या को सुंदरी बताया गया और उसको परी के समान सुंदर बताया गया है, तो के समान शब्द लगते हैं यहाँ पे, उपमा अलंकार भी हो गया और आपका मानवीकरण अलंकार भी हो गया। अगला देखिए, प्राची के गालों को देखो दह के लाल गुलाल। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, आपको पता है सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो कहती है कवि क्या कह रहा है, प्राची के गालों को देखो। प्राची की जो दिशा है, पूर्व की जो दिशा है, जब सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ लाली छा जाती है, तो कवि की कल्पना है जैसे उसके गाल उस सूर्य की किरणों से लाल लाल हो गए हो। तो ये आप पे मानवीय भाव का आरोपण कर दिया, किस पर? प्राची पर, पूर्व दिशा पर। अगला देखिए, चांद मुस्काया तारों को निहार। चांद, चांद ने स्माइल की, चांद ने ऐसे हाव भाव दिखाए, ऐसे गेस्चर्स दिखाए, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। तो ये भी आपको पता है मानवीय भाव है। तो जैसे कविता में ये भाव आया, मानवीय भाव आया, तुरंत आपका ये मानवीकरण अलंकार बन गया। अगला देखिए, झूम उठे हैं पादप सारे। पादप कहते हैं पौधों को, जब प्रकृति करे श्रृंगार। जब पौधे झूमते हैं तो कवि ऐसी कल्पना करता है मानो वो झूम रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ये सारे मानवीय भाव हैं, और जब प्रकृति पर इनका आरोपण कर दिया जाता है तो आपका मानवीकरण अलंकार होता है। अगला देखिए, खड़खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा। आपको पता है जब हवा चलती है, तूफान आती है, तूफान आता है, तेज आंधी आती है, तो आपने देखा होगा, अक्सर महसूस करा होगा, बहुत तेज आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है। अमेरिका में विंडी सिटी है, शिकागो को विंडी सिटी कहते हैं, वहां पे आप आवाज, हवा की साउंड सुन सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आदमी बोल रहा हो, इतनी स्पीड से हवा की साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ भी कवि ने कल्पना कर दी, खड़खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा। जो विशुद्ध हवा है, जिसको कोई शुद्ध नहीं है, बेरोक तो बह रही है, तेजी से बह रही है, वो ऐसी लग रही है जैसे करताल, करताल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाथ से करके बजाया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो साउंड पैदा कर रही है। ये भी मानवीय भाव हो गया। अगला देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ों का मानवीकरण कर दिया, झुक झांकने, ये मनुष्य झांकता है ऐसे, मनुष्य ऐसे झुकता है, मनुष्य अपनी गर्दन को उठाता है। उचकाना मैंने गर्दन, उचकाना मैंने गर्दन को उठाना। तो ये सारे के सारे मानवीय भाव हैं, और इस पेड़ पर आरोपित कर दिए, इस प्रकृति पर आरोपित कर दिए, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। अंतिम उदाहरण देखिए, दूर आसमान से दौड़ती आ रही मस्त मेघों की टोलियां। टोलियां कहते हैं ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल को टोलियां कहते हैं। तो कवि ने कल्पना कर दी, दूर आसमान से दौड़ी चली आ रही, दौड़, आपको पता है मनुष्य दौड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं, मानवीय भाव है ये। तो दूर आसमान से दौड़ी चली आ रही मेघों की टोलियां, बादलों की टोलियां, ग्रुप ऑफ क्लाउड, ग्रुप ऑफ आपके जो बादल हैं, क्लाउडी जो आपके बादल हैं, वो चारों तरफ जो है समूह के समूह ग्रुप में जो है बड़ी तेजी से बढ़े आ रहे हैं। तो ये मानवीय भाव है, जैसे वो आपस में दौड़ लगा रहे हो, पहले कौन जाकर के बरसेगा, पहले कौन जाकर के बरसेगा, ये मानवीय भाव है। तो जब ये प्रकृति पर हमने इस मानवीय चेतना का आरोपण कर दिया तो आपका मानवीकरण अलंकार बन गया। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, आपको अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये प्रमुख अर्थालंकार हैं, अर्थालंकार में आपको बता चुका हूं, जिनमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है। तो मैं समझता हूं ये बड़ी सामान्य अभिव्यक्ति थी। यदि ये मेरी सामान्य अभिव्यक्ति आपको समझ में आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मैं फिर दोबारा किसी व्याकरण के विषय को लेकर के आपसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।